जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका टाइटल है जी टॉपिक का इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेसेस क्या होती हैं, इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे और अपना जो है ऑर्थोगोनलिटी को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज स्टूडेंट वी हैव अ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस मींस के इसमें वेक्टर्स हैं, आपके पास स्पेस है जिसमें काफ़ी सारे वेक्टर्स हैं और वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं वेक्टर स्पेस की। सपोज टू ईच पेयर ऑफ वेक्टर, आपके पास जो वेक्टर स्पेस है उसमें से आप पेयर ले लेते हैं वेक्टर्स का। लेट्स सपोज यू और वी। ठीक है ना, ये वेक्टर्स हैं एक वेक्टर स्पेस के। ठीक है, मतलब इसमें से आपने स्पेस में से कुछ वेक्टर्स पिक कर लिए हैं। देयर असाइन अ रियल नंबर। अब ये जो बेसिकली है ये रिप्रेजेंटेशन है इनर प्रोडक्ट स्पेस की। ठीक, इनर प्रोडक्ट की स्पेस नहीं, सॉरी, इनर प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन ये है। ठीक है, ये इस तरह से आपने जो रिप्रेजेंटेशन है ये इनर प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन है। वेक्टर यू एंड वेक्टर वी के इनर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये बेसिकली अब जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो आपके पास, पहले आप ये कह रहे हैं कि आपके पास एक वेक्टर स्पेस है, इसमें से आपने दो वेक्टर्स सेलेक्ट कर लिए। अब इन दो वेक्टर्स को आप इस तरह से एक फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है ना, वो फंक्शन क्या करता है, यू वी वैक्टर्स हैं, देर असाइन अ रियल नंबर। ये इनर प्रोडक्ट जो आपके पास आएगी वो बेसिकली एक रियल नंबर आया करेगी। ठीक है, दिस फंक्शन इज कॉल्ड। अब ये फंक्शन, ये जो आपके पास जो यू वी को ले रहा है वेक्टर स्पेस में से वेक्टर्स को लेके मैप करवा रहा है रियल नंबर पे, वो फंक्शन आपके पास इनर प्रोडक्ट होगा अगर आपके पास ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, दोबारा से देखिएगा जी, आपके पास वेक्टर स्पेस है, इसमें से आपने कोई से दो वेक्टर पिक कर लिए जिनको आपने यू वी का नाम दे दिया। इन वेक्टर्स के ऊपर बेसिकली हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जो इन वेक्टर्स को एक बेसिकली रियल नंबर के ऊपर मैप करवा रहा है। ठीक है, वेक्टर्स को रियल नंबर पे मैप करवा रहा है। ये रिप्रेजेंटेशन है जी इनर प्रोडक्ट स्पेस की। अब जो आपके पास वो फंक्शन जो हम कह रहे हैं ना, वो फंक्शन आपके पास इनर प्रोडक्ट होगा अगर दिस फंक्शन इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट इफ तीन कंडीशन सेटिस्फाई हों। ठीक है, पहली कंडीशन को कहते हैं जी लीनियर प्रॉपर्टी। जो लीनियर प्रॉपर्टी है वो ये कह रही है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये दो वेक्टर्स का सम हो रहा है और उनके साथ पहले आपने कोई कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई कर दी है। मतलब कि ये एक वेक्टर, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है 2 3 4 है। ठीक है, ये एक वेक्टर, इसको पहले मैं फॉर एग्जांपल 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 8, ये 12 और ये 16 बन जाएगा। ये चीज़ ये लिखी हुई है। ठीक है, कि एक वेक्टर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया एक रियल नंबर से, फिर उसको ऐड कर दिया किसी और वेक्टर से को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके, और ये आपके पास एक वेक्टर वी है। अगर इस चीज़ को आप इस तरह से लिख लेंगे ना, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर आ जाए, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब होता है लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ठीक है, इसमें ये किया कि जी उसने ए इसमें से कॉमन ले लिया, u1 और v का इनर प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, और सम कर दिया है इसमें से b कॉमन लेके u2 और v का इनर प्रोडक्ट ले लें। ठीक है, ये v फिक्स रखना है, इसमें से एक दफ़ा इसको बेसिकली आपने इसके साथ और एक दफ़ा इसको इसके साथ इनर प्रोडक्ट ले लेना है और a और b को दोनों में से कॉमन ले लेना है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो इसको कहते हैं लीनियर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास जो यू वी का आप इनर प्रोडक्ट लें और वी यू का इनर प्रोडक्ट लें तो वो इक्वल आ जाए, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो हम कहेंगे जो आपके पास जो इनर प्रोडक्ट है ये बेसिकली इनर प्रोडक्ट स्पेस है आपकी। ठीक है ना, मतलब ये जो है ये बेसिकली इनर प्रोडक्ट है। ठीक है, अब यू मतलब कि आप सेम ही वेक्टर का उसी के साथ ही अगर आप इनर प्रोडक्ट लें तो वो लाजमी है कि यहाँ तो वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, या वो इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, और इक्वल टू जीरो कब होगा, इक्वल टू जीरो जब तब होगा जब आपके पास यू जीरो हो जाए, मतलब कि एक वेक्टर दोनों में से बेसिकली एक ही है ना यू यू, तो यहाँ तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आना है या वो जीरो होना है। और जीरो कब होना है, जब ये जीरो होगा इट सेल्फ यू वैक्टर ही आप जीरो ले लें तो तब आप कहेंगे कि ये बेसिकली जीरो है। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहते हैं कि ये जो आपके पास है यू वी ये इनर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और इस स्पेस को कहते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, अब बेसिकली इसमें हम देखते हैं जी नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, ये वही चीज़ है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, नॉर्म जिस तरह आप किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालते हैं उसी तरह इधर वेक्टर स्पेस में हम उसको कहते हैं नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, नॉर्म बेसिकली अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ तो आपने बेसिकली अगर आपके पास ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है, चलें जी मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाइन लगा देता हूँ।
इसकी वैल्यू है, इसके कंपोनेंट्स हैं 2 3 4, ठीक है। अगर मैंने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है तो वो बेसिकली मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे ना, इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर, ठीक है। हम इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करके, तो ये बेसिकली आ जाती थी मैग्नीट्यूड वेक्टर की, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्म्स के लिहाज से हमने डिफाइन करना होता है। ये बेसिकली किस तरह से डिफाइन की जाती है, फॉर एग्जांपल आपके पास वेक्टर है, तो हम इसको नॉर्म को बेसिकली इनर प्रोडक्ट के लिहाज से किस तरह से डिफाइन करते हैं। ये आपके पास नॉर्म की रिप्रेजेंटेशन है और यहाँ पे अंदर आ जाएगा u, और फिर उसी u का बेसिकली इनर प्रोडक्ट, यू का इनर प्रोडक्ट बेसिकली जो है ना वो नॉर्म, और उसका स्क्वायर रूट ले लें तो वो आपको नॉर्म ऑफ वेक्टर देता है, ठीक है। ये बेसिकली यही चीज़ ये लिखी हुई है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे u मेरा ये है, ठीक है, चलें जी मैं इस u को ले लेता हूँ 2 3 4, ठीक है। ये चीज़ और ये चीज़ एक ही है, यहाँ पे बस हम उसको नॉर्म ऑफ अ वेक्टर कह रहे हैं, ठीक है। ये अगर ये वाला हम ले लें तो इसका इनर प्रोडक्ट बेसिकली डिफाइन किया जाता है जी यू का, वो इसी को इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना होता है आपने, ठीक है। इसका इसके साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले लेना, मतलब 2 3 4 इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें तो वो आएगा 4 + 9 + 16, ठीक है। और एंड पे आपने इसके ऊपर ये जो ये देखें, ये 4 + 9 + 16 आ गया, ये 4 + 9 + 16, ठीक है। तो जो आप पहले काम करते हैं वही काम बेसिकली इनर प्रोडक्ट में, ये इनर प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से निकला करेगी, आपने इसी को इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेना है तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और आंसर आपका अगेन वही जो है ना, वो उसकी अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालनी है तो वो बेसिकली यही आ जाएगी जो आपने ऑलरेडी निकाल ली हुई है, ठीक है। तो नॉर्म ऑफ अ वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक ही चीज़ है बेसिकली, ठीक है। जिस तरह से आप इंटर में निकालते रहे हैं ना वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालते थे, तो यहाँ पे आप कह रहे हैं नॉर्म, इसको बेसिकली हम इन टर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट लिख रहे हैं बस, ठीक है। ये नॉर्म वेक्टर था, इसकी आपने इन टर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट आप लिखे तो ये आपके पास नॉर्म ऑफ अ वेक्टर आ जाती है स्क्वायर रूट लेके, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि ये बेसिक सी चीज़ है, ये आपको क्लियर होगी कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल जो आपके पास यूजुअल होते हैं ना वेक्टर्स आपके पास फॉर एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है, तो इनकी आपने अगर इनर प्रोडक्ट निकालना है तो वो बेसिकली सिंपल इनका जो है वो डॉट प्रोडक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल u है 1 3 -4 2, v है आपके पास 4 -2 2 1, ठीक है। और w आपके पास है 5 -1 -2 एंड 6। तो अगर आपने इनर प्रोडक्ट निकालना है जी u और v का, ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है u और v, तो ये बेसिकली इसका मतलब ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें, ठीक है। 1 × 4 4 3 × -2 -6 4 × -8 2 × 1 2, ठीक है। ये जस्ट हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला, ठीक है। तो ये आप देखें, ये आपके पास आ जाता है 14 - 6, ये आपके पास आ जाएगा जी -2 -8 +2, ये -2 ये आ जाएगा -8, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली आ गया जी इनर प्रोडक्ट, ठीक है, u और v का, ठीक है। -2 ये आ गया इनर प्रोडक्ट आपके पास बेसिकली u और v की आपके पास आ गई है, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप u और w का निकाल लें तो u और w का जब निकालेंगे जाएगा 5 -3 +6 +12 5 -3 5 -3 ये आएगा 8, सॉरी 8, और ये आपके पास लास्ट में आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा आपके पास = 22 के, ठीक है। ये अगर आप इन दोनों का निकालें तो वो बेसिकली इस तरह से आ जाता, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने बेसिकली ये करना है कि आपने u की अब चलते हैं फंक्शंस। अगर लेट सपोज हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, क्लोज फंक्शंस, स्पेस एंड पॉलिनोमियल स्पेस। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन स्पेस। फंक्शन स्पेस वो स्टूडेंट हमारे पास ये जो है ना बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रही है कंटिन्यूस फंक्शन
जो कि क्लोज इंटरवल ए बी में है। कोई आपके पास फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, फॉर एग्जांपल मेरे पास टी स्क्वायर, ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है, पॉलिनोमियल है ना, ये कंटिन्यूस है। इंटरवल मेरे पास फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 2 से 3, चलें जी 2 से 5 कर लेते हैं। ये 2 से 5 तक आपके पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। ये चीज़ इसी तरह फंक्शंस को जर्नल रिप्रेजेंट कर रही है। टी स्क्वायर की जगह मैं साइन टी भी लिख सकता हूँ, कोस टी भी लिख सकता हूँ। ये आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन है किसी भी इंटरवल में, ठीक है। तो बेसिकली फंक्शन स्पेस बेसिकली ये है कि अब इसमें हम इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करने लगे हैं, ठीक है। फंक्शन स्पेस में हम इनर कंटिन्यूस फंक्शंस जो कि क्लोज इंटरवल में हैं, इसमें हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन करने लगे हैं, ठीक है। लेट हमारे पास एक एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी आर फंक्शंस इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो हमारे पास अच्छा जी, अब फंक्शन स्पेस बेसिकली अब यहाँ पे हमारे पास हमने दो फंक्शंस लिए, लेट्स सपोज जी और एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी। ये दोनों फंक्शंस के ऊपर कंडीशन क्या है जी, ये दोनों कंटिन्यूस है। कहाँ पे कंटिन्यूस है? ए टू बी, मतलब आपने क्लोज इंटरवल लेना है ए टू बी। इसमें ये एफ ऑफ जी, एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी दोनों कंटिन्यूस होने चाहिए, ठीक है। दो फंक्शंस हैं, दोनों कंटिन्यूस होने चाहिए क्लोज इंटरवल में। तो इनकी जो इनर प्रोडक्ट है वो बेसिकली इस तरह से डिफाइन होगी, एफ ऑफ जी, इसकी इनर प्रोडक्ट डिफाइन होगी जी, ए टू बी आपने इंटीग्रेट कर देना दोनों के प्रोडक्ट को, ठीक है। तो आपके पास ये इनर प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा, सिंपल। कंडीशन ये है कि एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी दोनों को कंटिन्यूस होना चाहिए ए टू बी में, ठीक है। तो आप ये जो इंटीग्रेशन करके जो सोल्यूशन निकालेंगे, ये सोल्यूशन किसका आएगा? दोनों फंक्शंस की इनर प्रोडक्ट का आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कोई नंबर आएगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा बेसिकली एफ और जी की इनर प्रोडक्ट स्पेस को, ठीक है। सपोज करते हैं जी, हमारे पास एक एग्जांपल करते हैं इसकी, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। सपोज करते हैं जी, हमारे पास हैं एग्जांपल है जी, एफ ऑफ टी मेरे पास है जी एक फंक्शन 3t-5 और जी ऑफ टी मेरे पास फंक्शन है जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास दोनों एक फंक्शंस हैं, दोनों ही कंटिन्यूस हैं एवरीवेयर, ठीक है। ये दोनों में कहीं पे डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी। और जो मेरे पास इंटरवल फॉर एग्जांपल उसने दे दिया है वो आपके पास है जी 0 to 1, ठीक है। अब वो कहता है अगर आपने इसकी इनर प्रोडक्ट स्पेस निकालनी है तो फाइंड करने के लिए आपको देता है एफ ऑफ जी की इनर प्रोडक्ट स्पेस को आप फाइंड करें, ठीक है। तो अभी पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी है जी, इनर प्रोडक्ट के लिए हमें पहले क्या करना है जी, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो मैं एफ ऑफ टी मल्टीप्लाई जी ऑफ टी निकालता हूँ। ये मेरे पास 3t-5 का टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ये आएगा 3t³ -5t स्क्वायर। तो ये मेरे पास 3t³ आ गया, ठीक है। सिंपल, हमने दोनों का प्रोडक्ट लेना है। मैंने चेक कर लिया कि ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है इस इंटरवल में, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो वो हर जगह पे कंटिन्यूस होती हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, आपको कैलकुलस में भी पढ़ाया था। आपने इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है, ये प्रोडक्ट ले लिया। अब इसको आपने सिंपल, आपके पास जो इनर प्रोडक्ट होगी दोनों की वो इक्वल आ जाएगी जी। इसको इंटीग्रेट कर दें 0 से 1 तक, आप इंटीग्रेट कर देंगे 3t³ -5t स्क्वायर और यहाँ पे ले लें जी dt। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स, वो मैं चूँकि वेरी इजी इंटीग्रेशन आप खुद से कर सकते हैं, -11/12, ये आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस का सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको और भी क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको कह सकता है कि जी आप नॉर्म फाइंड करें एफ़ की जो नॉर्म होगी स्टूडेंट वो एफ़ की नॉर्म फाइंड करें एंड जी की नॉन फाइंड करनी है आपने, ठीक है। तो एफ़ की नॉन फाइंड करने का मतलब ये है कि आप एफ़ को मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब हमें बेसिकली कहा गया जी पार्ट बी में आपको ये कहा गया है कि आपने एफ़ की नॉर्म निकालनी है और जी की नॉर्म निकालनी है, ठीक है। एफ़ की नॉर्म और जी की नॉर्म। अब जो बेसिकली एफ़ की नॉर्म आपके पास होगी ना, एफ़ की नॉर्म निकालने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा जी, आपको जो है पहले एफ़ और एफ़ को दोनों का जो है वो ये चीज़ आपने याद रखनी है। एफ़ की नॉर्म
जो है उसका स्केयर वो इक्वल होता है एफ की नॉर्म, ठीक है। सिमिलरली जो जी की नॉर्म का स्केयर होता है वो होता है जी की नॉर्म, ठीक है। इसका मतलब है कि एफ से प्रोडक्ट ले लें, पहले फंक्शन एफ को एफ से मल्टीप्लाई करें, मतलब मुझे ये करना पड़ेगा, एफ मेरे पास ये था ना, ये 3t - 5, तो ये आएगा 3t - 5 को 3t -5 से मल्टीप्लाई वाले करेंगे। इसका जो आंसर आएगा उसको हमने इंटीग्रेट कर देना है जी 0 to 1 तक, तो इसकी नॉर्म आ जाएगी, ठीक है। नॉर्म जब वेक्टर्स में निकालनी है तो वो इसी तरह निकालनी है जिस तरह से आपको बताया हुआ है। ये इनर प्रोडक्ट बेसिकली आपने इन दोनों का जो इनर प्रोडक्ट आएगा ना, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट वो आपके पास नॉर्म की वैल्यू का स्केयर होगा आपके पास, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो नॉर्म की वैल्यू का स्केयर जो होता है वो बेसिकली इनर प्रोडक्ट इक्वल होता है, ये आपने याद रख लेना बस, ठीक है। अब ये निकालने का तरीका वही है जिस तरह पहले किया, एफ को एफ से मल्टीप्लाई करो और उसको उसका जो आंसर आएगा उसको इंटीग्रेट कर दो। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0 to 1 9t² - 30t, ठीक है। ये आपने मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ये आपके पास ये चीज़ आएगी, ठीक है। इस चीज़ को सारे को आप जब इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 13, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली जब इसका निकालना है तो ये आपके पास था t² को t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो t की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा t की 4 dt, ठीक है। इसके ऊपर जब आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा जी 1/5। तो ये अब आपके पास आ गया, इसकी नॉर्म की वैल्यू का स्केयर आ गया 13, इसकी नॉर्म की वैल्यू का स्केयर आ गया 1/5। तो जब आपने दोनों तरफ अंडर रूट ले लेना, एफ़ की नॉर्म बेसिकली आ जाएगी जी √13, ये स्केयर को ख़त्म करने के लिए हमने बेसिकली अंडर रूट ले लिया, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू का अंडर रूट लेके 13 आ गया। सिमिलरली जब इधर अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 1/√, जी की नॉर्म बेसिकली आ जाएगा 1/5, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वेरी इजी स्टेप्स थे जिनको हमने यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन की इनर प्रोडक्ट फाइंड किया। दोबारा से देख लेते हैं जी क्या किया हमने। हमारे पास दो फंक्शंस थे और वो क्लोज इंटरवल मुझे दिया हुआ था। इस क्लोज इंटरवल में पहले चेक करना है कि ये दोनों कंटिन्यूस हों, चूँकि ये पॉलिनोमियल है तो ये हर जगह ही कंटिन्यूस होती हैं, ठीक है। तो हमारी प्रॉब्लम ईजी हो गई। अब आपने ये करना है जी, इनकी इनर प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें पता है कि पहले इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, ये प्रोडक्ट निकाल लिया आपने। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसको क्लोज इंटरवल जो गिवन है उसमें इंटीग्रेट कर देना, तो इनर प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा। तो ये आप इंटीग्रेट करेंगे, वेरी इजी इंटीग्रेशन, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगेन अगर आपने नॉर्म निकालनी है तो नॉर्म निकालने का तरीका क्या होता है जी, नॉर्म अगर आपने निकालनी है तो आप ये याद रखें कि नॉर्म की वैल्यू का स्केयर होता है इट्ससेल्फ के साथ इनर प्रोडक्ट लेना, ठीक है। इट्ससेल्फ फंक्शन को उसी के साथ इनर प्रोडक्ट लेने से नॉर्म की वैल्यू का स्केयर आ जाता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। इसके अकॉर्डिंग जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा 13, और जब एट दी एंड आपने स्केयर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेना है, ठीक है। सिमिलरली आपने इसका भी इनर प्रोडक्ट नॉर्म आपने जो है वो फाइंड कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो मैं लिखने लगा हूँ जी। इन जर्नल आपके पास क्या होता है, 4 वेक्टर्स u एंड v इन इनर प्रोडक्ट स्पेस v। ये जी आप रिजल्ट याद रख सकते हैं, ये इसको बोलते हैं कोशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ठीक है। ये MCQ टाइप में आपसे पूछा जा सकता है, ये आप शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो पूछ सकता है कि कोशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या होती है। कोशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, कोशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी बेसिकली स्टूडेंट होती है u v की इनर प्रोडक्ट का स्केयर वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल होगा u इनर प्रोडक्ट और v के इनर प्रोडक्ट, ठीक है। ये बेसिकली आपने याद रखना है जी। इसका जो इनर प्रोडक्ट है u v की इनर प्रोडक्ट का स्केयर वो लेस देन और इक्वल होगा u के इनर प्रोडक्ट और v के इनर प्रोडक्ट के, ठीक है। यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं u v के इनर प्रोडक्ट की नॉर्म एब्सोल्यूट वैल्यू, सॉरी नॉर्म नहीं कह रहा, एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब इसका जो इनर प्रोडक्ट लें अगर उसका आंसर नेगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव कर दें, ठीक है। वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल होगा u की नॉर्म के और v की नॉर्म के। ये दोनों बेसिकली सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कोशी इनइक्वालिटी, कोशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आप इनइक्वालिटी के सिंबल्स मौजूद हैं, ठीक है।
अगर आप दोनों की इनर प्रोडक्ट की स्केयर ले लें तो वो लेस देन होगा यू के और वी के इनर प्रोडक्ट के, मतलब इसका आंसर निकालें, इसका आंसर निकालें, उनको प्रोडक्ट कर दें तो वो बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल होगा इससे। और सिमिलरली अगर आप इसका इनर प्रोडक्ट लेके उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें, सॉरी मैग्नीट्यूड कह रहा हूँ, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, वो भी हमेशा क्या होगी, लेस देन एंड इक्वल होगी यू के नॉर्म और वी के नॉर्म से। नॉर्म जिस तरह हमने आपको बताया उस तरह से ही आपको निकालना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्लियर होता जा रहा है। अब थोड़ा सा हम इसको रिलेट करवाते हैं जिस तरह से पीछे आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया हुआ है जी, एग्जाम्पल है जी मेरे पास यू वेक्टर है जी 2 3 5 और वी वेक्टर है जी 1 -4 एंड 3। ठीक है, ये R3 में है, ये कहाँ पे है जी, इन R3। मैंने आपको पहले बताया क्योंकि 3 टुपल में है तो ये आपके पास R3 में है। ठीक है, अब वो कहता है कि जी देन फाइंड द एंगल बिटवीन यू एंड वी। वो कहता है आपको फाइंड करें जी एंगल बिटवीन यू एंड वी। वो कहते हैं एंगल बिटवीन यू एंड वी फाइंड करना। अब जो आपने इंटर में पढ़ा हुआ है कोस थीटा बेसिकली होता था यू वी, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया जी, प्रोसेस वही है। ठीक है, नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी। ठीक है, उधर आपने इंटर में ये चीज़ पढ़ी हुई थी जी, कोस थीटा इक्वल होता है यू डॉट वी ओवर यू की मैग्नीट्यूड और v की मैग्नीट्यूड। ये आप इंटर में पढ़ के आते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़। ठीक है, यहाँ पे जो है वो बेसिकली सेम वही स्टेप है। यहाँ पे आपके पास ऊपर चौके यूजुअल इनर प्रोडक्ट जो है वो उसी तरह से ही डिफाइन करते हैं जैसे डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी उसी तरह निकालते हैं, अभी पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये इक्वलेंट ही है। ठीक है, ये वेक्टर्स में हम पढ़ के थे, यहाँ पे हम बेसिकली वेक्टर्स में ही पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम बेसिकली इन टर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट लिख रहे हैं एंगल्स को। ठीक है, तो वो सिमिलरली उसी तरह ही निकलेगा। आपने पहले यू और वी का इनर प्रोडक्ट निकाल लेना है, क्योंकि ये यू और ये वी दिए हुए आपको। ठीक है, इन दोनों का पहले इनर प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ये चीज़ आ जाएगा। फिर यू की नॉर्म निकाल लेंगे, वी की नॉर्म निकाल लेंगे। किस तरह निकालेंगे, जिस तरह आपको बताया है कि जिस पहले इन दोनों के भी मैं निकाल लेते हैं। ठीक है जी, यू है जी हमारे पास 2 3 5, वी है जी हमारे पास 1 -4 और 3। ये आपके पास यू और वी हैं। चलें जी, अब यू और वी का इनर प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं जी। यू और वी का इनर प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं जी, वो इक्वल आ जाएगा 2 × 1 2, 3 × -12। ठीक है, 5 × 3 15। ठीक है, इन सब का सम कर दें तो ये आता है 17 माइनस ये आ जाएगा 5 जी। ये आपके पास आ गया जी, यू वी की इनर प्रोडक्ट 5 आ गई। ठीक है, अब उसके बाद यू की नॉर्म आपने निकालनी है जी। यू की नॉर्म किस तरह आएगी जी, 4 + 9 + 15। सेम प्रोसेस है जैसे आप पहले करते रहे। ठीक है, 4 + 9 + 25। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास सम करके आ जाएगा जी 38। ठीक है, सिमिलरली वी का नॉर्म जब हम निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 1 + 16 + 9, ये आ जाएगा आपके पास 26। ठीक है, ये आपने बेसिकली चीज़ें निकाली। अब जस्ट इस फार्मूले में पुट कर दें, इसके आप 5 आएगा, 5/√38 × √26, और इसको कोस को उधर जाके इन्वर्स कर दें तो जो आपका एंगल है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब जो है एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल हम करने लगे हैं जी। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है, लेट्स सपोज जो मेरे पास पीछे मैंने फंक्शन लिखे थे f of t है जी 3t - 5, और दूसरा जी मेरे पास g of t है, वो है मेरे पास t²। अब बेसिकली अब अगर मैंने इसके दरमियान में एंगल निकालना है ना, तो मुझे बेसिकली अब इनर प्रोडक्ट थोड़ी डिफरेंट तरीके से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इनर प्रोडक्ट अब डॉट प्रोडक्ट से नहीं निकलेगी। अब इनर प्रोडक्ट का फार्मूला मुझे पता है। अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं तो कोस थीटा बेसिकली इक्वल आ जाएगा जी f of t g of t। ठीक है, f of t और g of t का इनर प्रोडक्ट ओवर नॉर्म ऑफ f of t की नॉर्म। ठीक है, और g of t की नॉर्म। ठीक है, ये चीज़ भी मैंने पीछे निकाली थी, ये चीज़ भी मैंने पीछे निकाली थी पीछे वाले तरीके में। ठीक है, उसमें मैंने आपको दोबारा से फार्मूला लिख देता हूँ। एफ ऑफ जी की जो नॉर्म है वो आपके पास थी जी 0 to 1, ये उसने बताया हुआ था आपको इस इंटरवल में। एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी को प्रोडक्ट लेके हमने उसको
इंटीग्रेट कर देना। तो ये चीज़ आ जाएगी, ये भी आपने निकाल ली थी, ये भी निकाल ली थी, वो पीछे जो मैंने आपको एग्जांपल में करवाई थी, ये तीनों वैल्यूज़ जो मैंने पीछे निकाली हुई थी वो आपने यहाँ पे जस्ट फार्मूले में एग्जीक्यूट पुट कर देनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा इसके एंगल का। मतलब कि आप एंगल्स भी निकाल सकते हैं इस तरह से सॉल्व करके ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आसान सी हैं, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई होप कि आपको साथ साथ जो है वो क्लियर होता जा रहा होगा। ठीक है, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई इशू आएगा तो हम इंशाल्लाह जूम के लेक्चर्स में डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी वो है ऑर्थोगोनलिटी। ऑर्थोगोनलिटी जो है वो आप क्या होती है जी, सपोज करते हैं जी हमारे पास वेक्टर्स हैं u और v, ये बिलोंग कर रहे हैं किसी वेक्टर स्पेस पे। ठीक है, ये v वेक्टर स्पेस है, ठीक है ना, किसी भी वेक्टर स्पेस v वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब वो कब होंगे ऑर्थोगोनल? ऑर्थोगोनल का मतलब आप कह लें जी, जिस तरह आप इंटर में कह के हैं जी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्थोगोनल कब होंगे वेक्टर्स? जब उनका इनर प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए। ठीक है, अगर u और v का इनर प्रोडक्ट आ जाए जी ज़ीरो, तो उसको हम कहते हैं कि वो दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल हैं। ठीक है, ऑर्थोगोनल कब होंगे? जब वेक्टर अगर इनर प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए तो हम कहते हैं वेक्टर्स u एंड v आर ऑर्थोगोनल। अगर वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए तो उसको क्या कहते हैं जी, वेक्टर u एंड v आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, अब ये सिमेट्रिक भी होता है। अगर u और v का इनर प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब है v और u का भी इनर प्रोडक्ट बेसिकली ज़ीरो ही होगा। ठीक है, अब u और v का इनर प्रोडक्ट निकालें, अगर वो ज़ीरो है तो उसका मतलब है v और u का भी इनर प्रोडक्ट ज़ीरो ही होगा। इसका मतलब अगर हम कहें, इसका मतलब सिंपल वर्डिंग में ये है कि अगर u और v ऑर्थोगोनल हैं तो इसका मतलब है v और u भी ऑर्थोगोनल ही होंगे। ठीक है, अगर सिंपल वर्डिंग में अगर मैं परपेंडिकुलर के एग्जांपल आपको बताऊं, अगर ये और ये दोनों के दरमियान में 90 का एंगल बन रहा है तो इसका और इसके दरमियान में भी 90 का ही एंगल बन रहा है। ठीक है, मतलब वो दोनों भी ऑर्थोगोनल ही कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो ये सिंपल सी एक चीज़ है कि जी ये सिमेट्रिक भी होता है। ठीक है, अगर ऑर्थोगोनल है तो वो सिमेट्रिक भी होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ एग्जांपल हैं, कंसीडर करते हैं जी। u है 1 1 1, v है जी 1 2 -3 और w है जी 1 -4 एंड 3। ये वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये किस में से बिलोंग कर रहे हैं? ये बिलोंग कर रहे हैं जी R3 में से। R3 में है क्योंकि 3 टोपल में है। ठीक है, अब मैंने ये चेक करना है क्या ये ऑर्थोगोनल हैं या नहीं है। तो अगर मैं u और v का इनर प्रोडक्ट निकालूं तो इस u और v आंसर ज़ीरो आना चाहिए। 1 × 1 1। ठीक है, 1 × 2 +2, 1 × 3 -3, तो ये आ गया ज़ीरो। इसका मतलब है u और v ऑर्थोगोनल है। अब अगर मैं v और इसको मल्टीप्लाई करूँ अगेन वो ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो आपके पास इसका मतलब है u और v और u भी ऑर्थोगोनल है। अब u × w करते हैं जी, अब हम करते हैं जी u × w। तो मेरे पास u जो है वो है जी ये और w। हाँ जी, u और w का इनर प्रोडक्ट हम निकालते हैं। 1 × 1 1, 1 × 4 -4, 1 × 3 +3, तो ये भी अगेन ज़ीरो आ गया। तो इसका मतलब है u और w भी आपके पास ऑर्थोगोनल हैं। अब अगर हम तीसरी वैल्यू निकालते हैं जी v × w, v × w का इनर प्रोडक्ट निकालने लगे। ठीक है जी, ये v है और ये w है। ठीक है, अब देखें जी 1 × 1 1। ठीक है, 2 × -4 -8। ठीक है, -3 × +3 -9, तो ये आ जाएगा -17 -16। तो ये इक्वल नहीं है ज़ीरो के। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास u और v जो है वो बेसिकली v और w आर नॉट ऑर्थोगोनल। बेसिकली आपके वेक्टर्स जो हैं वो ऑर्थोगोनल नहीं हैं, ये वाले वेक्टर्स। ठीक है, तो इस तरह से आपने डॉट प्रोडक्ट ही बेसिकली लेना होता है और आपने चेक कर लेना होता है कि आपके वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास वेक्टर्स हैं जी कंटिन्यूस फंक्शंस हैं जी हमारे पास। कंसीडर द फंक्शंस, एग्जांपल है जी, कंसीडर कर रहे हैं जी हम फंक्शन sin t एंड cos t। ठीक है, और जो मुझे इंटरवल क्लोज इंटरवल दिया है वो जी -π से π तक है। ठीक है,
अब मुझे पता है कि साइन टी और कोस टी हमेशा आपके पास कंटिन्यूस होते हैं हर जगह पे, ठीक है। और इंटरवल -180 से 180 तक मुझे क्लोज इंटरवल भी दिया हुआ है। अब अगर मैंने इसकी इनर प्रोडक्ट चेक करनी है, बेसिकली अगर चेक करना है कि ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं या नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों का इनर प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। इनर प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन है जी, हम अगर हम देखें जी, हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी, किस तरह लिखते हैं जी, इनर प्रोडक्ट ऑफ साइन टी और कोस टी, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, जिसका इनर प्रोडक्ट आएगा -π2, इस क्लोज इंटरवल में इंटीग्रेट कर देना है हमने साइन टी और कोस टी को, ठीक है। ये दोनों का प्रोडक्ट हमने इंटीग्रेट कर देना है। अगर इसका आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब होगा कि हमारे फंक्शंस जो हैं वो बेसिकली दोनों फंक्शंस जो हैं वो ऑर्थोगोनल हैं, और अगर 0 नहीं आता तो हम कहेंगे कि ये बेसिकली ऑर्थोगोनल नहीं है। तो अब अगर हम देखें तो साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, वो आपके पास डी टी के साथ पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर जो आपका फार्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन का वो आ जाएगा साइन स्क्वायर टी ओवर 2 पावर रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -π2 π, ठीक है। अब साइन पाई जो होता है वो मुझे पता है 0 होता है, और साइन -π भी बेसिकली आपके पास 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 -0 और ये आ जाएगा 0। इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास साइन टी और कोस टी जो है वो इस इंटरवल में हम कह सकते हैं कि ये ऑर्थोगोनल है, ठीक है। ऑर्थोगोनल का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम उनको इनर प्रोडक्ट निकालें, फंक्शंस के केस में इनर प्रोडक्ट इस तरह निकलेगा। वेक्टर्स अगर आपको सिंपल, ये भी बेसिकली फंक्शंस भी इन टर्म ऑफ वेक्टर ही है, लेकिन अगर आप यूजुअल वेक्टर्स आप ले लेते हैं आर एन के वेक्टर्स, ठीक है। आर एन का मतलब है R2 R3 R4। अगर R5 का एक वेक्टर लिखें 1 2 3 4 5, ये R4 है। इनका इनर प्रोडक्ट हमने डॉट प्रोडक्ट की तरह से निकालना करना है, अगर आपको बताया ना हो। कई दफ़ा वो प्रोडक्ट आपको डिफाइन भी कर सकता है, वो कहता है जी प्रोडक्ट इस तरह से लें, वो आपको जिस तरह बताएगा फिर आपको उस तरह से लेनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे आपको यूजुअल हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाता है जी ऑर्थोगोनल सेट एंड बेसिस। जो आगे हमारी चीज़ है जी, एक है ऑर्थोगोनल, पहले देखते हैं जी ऑर्थोगोनल सेट्स। ऑर्थोगोनैलिटी और ऑर्थोनॉर्मल दो चीज़ें होती हैं जी। एक होता है ऑर्थोगोनल और एक होता है जी ऑर्थोनॉर्मल, ठीक है। ऑर्थोगोनल का मतलब ये होता है कि वेक्टर्स जो हैं वो बेसिकली आपके पास लेट्स सपोज कि मेरे पास हम कुछ सेट ले लेते हैं, एस जो है वो मेरे पास सेट है U1 U2 UR, मतलब ये कुछ वेक्टर स्पेस में से हमने कुछ वेक्टर्स पिक कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी पास स्पेस थी, इसमें से मैंने कुछ वेक्टर स्पेस पिक कर लिए, ये मेरे पास वेक्टर्स आ गए, ठीक है। अब ये वेक्टर्स का जो सेट है मेरे पास, ये वेक्टर्स का जो सेट है जो कि नॉन ज़ीरो वेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है।